चलो, अभी तक की क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक का करवा दिया है ना। अब उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस इन जुलाई 2013। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी है जिन्होंने एक बड़ा मकान बनाया, कब बनाया, जुलाई 2013 में। ठीक है, ये एक साल पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें असेसमेंट ईयर आपको 24-25 दिखेगा, बाकी कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है ना। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज 80,000 पर एनम, जिसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, 80,000 पर एनम। वाइल इट्स स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट इज 90,000 एनुअल, 90,000 इसका स्टैंडर्ड रेंट है। द हाउस वॉज यूज इन द फॉलोइंग मैनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हाउस को इस तरीके से यूज किया गया, 25% फॉर सेल्फ रेसिडेंस, 25% फॉर सेल्फ ऑफिस, मतलब खुद के बिजनेस में यूज कर रहे हैं, 25% लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस 2000 पर मंथ, और 25% लेट आउट फॉर कॉमर्शियल फर्म टू अ कॉमर्शियल फर्म 2000 पर मंथ। तो यहां पर मकान का 4 यूज हो रहा है, स्पेस बेसिस तो 4 यूनिट अलग अलग मानेंगे, जिसमें से इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो खुद के बिजनेस में यूज करते हैं उसका बिजनेस प्रोफेशन में देखेंगे हिसाब किताब। आगे क्या बोलता है, अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस आर एज फॉलोज, मकान से रिलेटेड दूसरी चीजें दी हुई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स 12,800 है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना किया गया है, 9,000 किया गया है। रिपेयर की डिडक्शन मिलती है क्या, नहीं, रिपेयर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ग्राउंड रेंट की डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं। एनुअल चार्जेस क्रिएटेड बाय विल ऑफ हिज फादर, नहीं मिलेगी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं मिलेगी। रेंट कलेक्शन चार्जेस नहीं मिलेगी। फालतू क्वेश्चन बड़ा कर रहे हैं सब डाल के, है ना। आगे, ही हैड टेकन लोन फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, उसने लोन लिया है 12% के हिसाब से। कहां से लिया, हाउसिंग बोर्ड से, है ना। कितने, ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख का लोन लिया है। इंटरेस्ट वॉज ड्यू 24,000, इंटरेस्ट बनता कितना है, 24,000, लेकिन उसने पेमेंट कितना किया है, 20,000। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, इसके बदले आपके सिलेबस के हिसाब से अगर बोलूं तो 25-26 हो जाएगा। देखो, ये जो पेड और अनपेड वाली बात है, ये म्युनिसिपल टैक्स के लिए अप्लाई होती है, इंटरेस्ट के लिए नहीं है। तो इंटरेस्ट में क्या होता है, जो बनता है, जो ड्यू होता है, उतना पूरे का डिडक्शन मिलेगा। चलो देखो, मैं बना रहा हूं क्वेश्चन। टोटल अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे, टोटल मिला के 4। ट्वेंटी 25% पोर्शन क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंस। 25% पोर्शन क्या करके रखा है, लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। 25% पोर्शन लेट आउट करके रखा है किस लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या कॉमर्शियल फर्म को किया है। और टोटल, और खुद का सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नहीं लेंगे, लेकिन नोट बना के लिखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अपने को क्या लेना रहता है, मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो ये दिया 80,000। चलो ले लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन। 80,000 का 25% कितना होगा, 20। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं लेते हैं, लेट आउट वाले में 20 ले लो, इसमें भी कितना ले लो, 20, और इधर 40। ये हो गया। फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं, जो, हाँ, फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जो पर मंथ रेंट रहता है उसको 12 मंथ के हिसाब से ले लेते हैं, है ना। रेंट पर मंथ इंटू 12 मंथ, तो 24,000, 24,000, 48,000, ये आ जाएगा विच एवर इज हायर। 24,000, 24,000,
48,000। अब स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 90,000 दिया था, तो 90,000 था, तो 90,000 का 1/4 करोगे तो 22,500, 22,500, और इधर कितना जाएगा 45,000। अब विच एवर इज लोअर देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो आएगा इसको ये क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट 22,500, 22,500 और 45,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, अच्छा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में अगर आप देखोगे कहीं पे पढ़ो क्वेश्चन को, मकान खाली था ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है क्या, नहीं था, मतलब पूरे 12 महीने का किराया उठा लिया अपन, तो यहाँ 24,000, यहाँ पे भी 24,000, और यहाँ 48,000, ये आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अपन क्या चीज की डिडक्शन लेते हैं, म्युनिसिपल टैक्स की, तो बनता है 12,800, लेकिन पे कितना हुआ है, यहाँ पे 24-25 आएगा, ठीक है, कितना रुपए का पेमेंट हुआ है, 9,000 का, तो 9,000 का पेमेंट हुआ है, तो 9,000 का आप वो कर लो, क्या बोलते हैं 125%, तो 22,50, 22,50, 4500, सॉरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो पहले नीचे उतारना है, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स लेना, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पहले यहाँ पर आएगा 24,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 2250 और 4500, माइनस, यहां माइनस अनरियलाइज रेंट तो है नहीं कुछ, सीधा जो आएगा उसको क्या बोलेंगे एनुअल वैल्यू, कितना आएगा 43,500 आ गया, ठीक है। अब एनुअल वैल्यू में दो चीजों की डिडक्शन मिलती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की और 21,750 का 30%, 6,525, इधर भी 6,525, 6,525, 13050 आएगा, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट और लोन देखो कितना है टोटल, 20,000 है, 24,000 बनता है, 20,000 का पेमेंट हुआ है, तो 24 की मिलेगी डिडक्शन की 20 की मिलेगी, 24 की, तो 24 का 25-25-25% करो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लेते हैं ना डिडक्शन, 6,000, 6,000, एक 6,000 छोड़ देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 6,000 लॉस आया यहाँ पे, तो कितना आएगा 9,225, 9,225 यहां का भी आएगा, ये आ जाएगा 12,450, इस तरीके से बनेगा। अब इस क्वेश्चन में नोट किस किस के बारे में लिखोगे, एक तो लिखोगे आप फेयर रेंट आपने एज्यूम किया वो, दूसरा म्युनिसिपल टैक्स जितना पे होता है उतने की डिडक्शन मिलती है, तीसरा जो प्रॉपर्टी आप छोड़ रहे हो ऑफिस यूज वाला उसके बारे में लिखना है, तीसरा नोट आप लिखोगे ये सब खर्चे को छोड़े क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया आपने, है ना, वो तो कंपलसरी डिडक्शन है, इनकी डिडक्शन मिलेगी नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखोगे कि जितना ड्यू होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, ना कि जितना पे होता है उसकी, ठीक है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट आपके नोट के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ नहीं म्युनिसिपल टैक्स है वो, म्युनिसिपल टैक्स है,
इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी हुई है, म्युनिसिपल टैक्स निकाल, उसका रिवर्स कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। चलो मैं बताऊं क्वेश्चन पूरा। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, फेयर रेंट दिया है 72,000, ठीक है। लेट आउट हाउस दिया है कितना, 7,000 पर मंथ लिखा है। स्टैंडर्ड रेंट 60,000, एक ही मकान है ना। म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, अब क्योंकि अपन 25-26 के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर आप इसको एक एक साल आगे बढ़ा दो, 2023, 24, 2024, 25 ऐसा। म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू का 20% है ना। 23-24 का 10,000 और 24-25 का कितना, 10,000। मतलब पिछले साल का, मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर का, उस साल का तो 10,000 देता ही है। पिछले साल 23-24 का भी उसने इसी साल में पेमेंट किया, ऐसा इसका मतलब है, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलोज। द हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मकान जो है 2 महीने के लिए क्या था, खाली था। अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इन असेसमेंट ईयर 23-24 but received during the previous year 24-25, ठीक है। अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन, अनरियलाइज्ड रेंट जिसकी डिडक्शन मिल चुकी थी असेसमेंट ईयर 23-24 में, जो कि हमको रिसीव हो रहा है प्रीवियस ईयर 24-25 में, कितना रुपए, 20,000 रुपए मिल रहा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट 5,000, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,000। देखो यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट की भी रिकवरी हो रही है और एरियर रेंट भी मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो लास्ट में जुड़ता है। और जो एक्सपेंडिचर उसने इनकर किया है, इसकी डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। चलो बनाते हैं। सबसे पहला काम, म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन एक रिलेशन दिया है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि म्युनिसिपल वैल्यू का 20% निकालोगे तो म्युनिसिपल टैक्स आता है। और आपको म्युनिसिपल वैल्यू नहीं पता, म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट पता है, तो 20% जो होता है ना, वो 1 साल का होता है। तो आप जो कैलकुलेशन करोगे किसी 1 साल का बेस लेकर करोगे, तो म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू 100/20 करोगे तो आपका म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यूएशन आ जाएगा 50,000। उसके बाद क्या लेते अपन, फेयर रेंट। क्वेश्चन में दिया है फेयर रेंट 72,000, ले लो, विच एवर इज हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट भी है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड रेंट था शायद 60,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। इसी को हम क्या नाम देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद एक्चुअल रेंट 7,000 में किराए में दिया था और 2 महीना खाली पड़ा था बोलते हैं मकान, तो 10 आएगा। कितना आएगा, अब यहां पर केस 2 लग गया, तो प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन करोगे तो भी 70 ही नीचे उतरना है, विच एवर इज हायर 70,000। इसको क्या नाम दोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स 10,000 प्लस 10,000, दोनों की डिडक्शन मिलेगी। 23 साल हुआ है, वो लिखा है ना, एक लाइन नहीं लिखी, म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग, ऐसा लिखना था, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो समझ में आता, ठीक है। ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अपने को समझना है कि इसी साल पे किया है। हाँ, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू कितना आएगा, 50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, कितना आएगा, अब बताओ यहां पर मेरे को कि इंटरेस्ट और लोन वगैरह दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो अपन सीधा ये जो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
35,000। अब ऐड करेंगे, हाँ हाँ, डिडक्शन उसमें नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एरियर रेंट कहां लिखा है, सॉरी, अनरियलाइज रेंट अलाउड एज डिडक्शन इन असेसमेंट ईयर 23-24। उस साल उसको एज अ डिडक्शन मान लिए थे, मतलब उसको इनकम नहीं माने थे। हाँ, मतलब उस साल इस 20,000 पर टैक्स नहीं लगा था। हाँ, तो अपन यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसको भी मानेंगे कि इसमें उस समय डिडक्शन अलाउ हो चुका था। हाँ हाँ, तो एरियर रेंट और अनरियलाइज रेंट, पहले अनरियलाइज रेंट दिया है, कितना रुपए? 20,000 है। और एरियर रेंट कितना है? टोटल कितना होता है? 32,000 होता है। माइनस क्या करूं? 32,000, 9,600 होता है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है, नो अलाउड एज डिडक्शन मतलब उस साल उसको ऐसा खर्चा मान लिए थे। अब खर्चा मान लिए थे मतलब वो इनकम का पार्ट नहीं बना था। अब इनकम का पार्ट नहीं बना था मतलब उस समय इस वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगा होगा, तो इसलिए इस साल में रिकवर हो रहा है, वो तो रिकवर हो रहा है, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे, यहां पर उसको जोड़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 57,400 आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14, करें स्टार्ट। Shri Sen is an income tax officer at Indore. He owns two residential house. First is in Delhi. He has let out it at rent of 3,000 per month to a company for its office. मतलब let out करके रखा दिल्ली वाले मकान को। The second house is at Indore. दूसरा मकान कहां पर है इसका? इंदौर में। It was constructed on 1st of March 2023. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने डेट चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी डेट चेंज करनी पड़ जाएगी। ये 1 साल पुराना है, जब ये आएगा तो अपडेट होके 1 साल आगे का मिल जाएगा। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 मार्च 2023 एंड हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। मतलब वो उसका कंस्ट्रक्शन 1 मार्च 2023 को हो गया था, है ना, और उसने उस मकान को क्या कर लिया था, अपने खुद के ऑक्यूपेशन में रखा था। ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस वाला ऑक्यूपेशन नहीं, खुद रह रहा था। He took a loan of ₹60,000 on 1st of August 2018 at the rate of 12% per annum interest for the purpose of construction of this house. Other relevant particulars in respect of this house are as given below. First house दिल्ली वाला, second house इंदौर वाला। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है दोनों का, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, इसका 10% दिया है और 6.25% दिया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इसकी डिडक्शन मिलती है क्या? नहीं। ग्राउंड रेंट नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगी। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स से कंफ्यूज मत हो जाना, ये म्युनिसिपल टैक्स नहीं है। ये म्युनिसिपल टैक्स देगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स लिखेगा, म्युनिसिपल टैक्स लिखेगा या लोकल टैक्स लिखेगा, है ना। ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस
एंड द म्युनिसिपल टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ इंदौर हाउस आर अनपेड। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ो, उसकी इंटरप्रिटेशन अब गलत समझ लोगे तो गलत हो जाएगा। ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस, दिल्ली वाले मकान का केवल ग्राउंड रेंट, तो हमको इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। और लैंड बिल्डिंग टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स ऑफ इंदौर हाउस, इंदौर वाले मकान का म्युनिसिपल टैक्स ये और लैंड और बिल्डिंग टैक्स ये आर अनपेड, मतलब दिल्ली वाले मकान का म्युनिसिपल टैक्स पेड है, इंदौर वाले का नहीं है पे। और बाकी लैंड बिल्डिंग टैक्स और ग्राउंड रेंट हमको कोई मतलब नहीं है पे है कि नहीं है, उसका डिडक्शन तो मिलना ही नहीं है। आगे, श्री सेन वॉज ट्रांसफर टू उज्जैन, इनका उज्जैन ट्रांसफर हो गया, कब हुआ? 1 अक्टूबर 2023 को, मतलब प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हो गया। वेयर ही रिसाइड इन अ हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 2400, जहां वो खुद जाके किराए में रहना चालू हो गया, और वहां कितने रुपए किराए में दे रहा है? 2400 रुपए। एंड हिज हाउस एट इंदौर, इंदौर वाला मकान वॉज लेट आउट एट 1 अक्टूबर 2023 एट अ रेंट ऑफ ₹1500 पर मंथ। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दिया ना क्वेश्चन में। सबसे पहले दो मकान है, पहला वाला मकान जो है वो तो प्योर लेट आउट है, और दूसरा वाला जो मकान है वो कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था और कुछ समय के लिए क्या था? लेट आउट था। इंटरेस्ट और लोन भी है इस मकान में, इंदौर वाले मकान का लोन है ना। हाँ, यहां पर एक पॉइंट देखोगे, इंटरेस्ट और लोन लिखा है, कितना रुपए? 7,200। उसने लोन कितना लिया था? 60,000 का, कितने परसेंट से? तो 60,000 का 12% निकालोगे तो कितना होता है? तो ये जो दिया हुआ है ना, ये प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की बात भी नहीं किया है, लेकिन अपने को निकाल के लेना पड़ेगा उसको। हाँ, चलो बनाते हैं। अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? 3, एक दिल्ली वाले मकान के लिए, एक इंदौर वाले मकान के लिए, और एक टोटल। टोटल वाला कॉलम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कराता है, लेकिन सहूलियत बहुत दे देता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 24,000 और 18,000, ले लें। और टोटल कितना हो जाएगा? 24,000 और 18,000। ठीक है। फेयर रेंट, फेयर रेंट नहीं दिया रहता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 12 करके ले लेते हैं। तो पहले वाले का 36,000 आएगा, दूसरे वाले का तो 18,000 ही आएगा, क्योंकि 1,500 रुपए से किराए में दिया था। ये लिखा है ना, 1,500 में किराए में दिया है। तो 36,000 प्लस 18,000 कितना होता है? विच एवर इज हायर। तो यहां कितना उतरेगा? 36, यहां उतरेगा 18। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो यही क्या बन जाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इसका एक्चुअल रेंट तो 36,000 आएगा, और इसका कितने महीने का आएगा? 9,000 रुपए आएगा 6 महीने का। तो 36 और 9 कितना होगा? 45। अब विच एवर इज हायर कर देंगे, और यहां पर मकान के ऊपर केस 3 लग रहा है, तो केस 3 में ऐसा अपन प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन नहीं करते, जो बड़ा होगा वही ले लेते हैं। केस 2 में खाली थोड़ी था मकान, अगर खाली वाली बात आती तो हम क्या करते? 54 मतलब 18 और 9 में कंपेयर करके लेते, 2 होता तो। हाँ, ये केस 3 है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट है। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स देखो इंदौर वाले मकान का अनपेड है, और दिल्ली वाले मकान का मतलब 10%। 10% किसका निकालोगे? 24,000 का, तो 2,400 रुपए ले लो यहाँ पे, इसका नहीं लेंगे।
33,600, 18,000, 51,600 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 10080 और इसका 5400 क्या आता है 15480 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। दिल्ली वाले मकान में तो लोन का है ही नहीं कुछ रोल, है ना, जो है इंदौर वाले मकान का है। तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट कितना लेंगे 7,200। कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट के लिए क्या करें, आपको पहले है ना टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, ये रफ में करना है काम, ये चेक करने के लिए अपने। देखो लोन कब लिया था, 1 अगस्त 2018 को लोन लिया था, और मकान का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है 1 मार्च 2023। तो कहानी 18 से चालू हो रही है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है। 1 अगस्त 18 को लोन लिया है, मकान का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 1 मार्च 23 को, मतलब प्रीवियस ईयर के 1 साल पहले कंप्लीट हो गया है ना। तो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक होगा, यहां तक होगा। यहां से यहां तक होगा हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड। कितने महीने होते हैं, ये होगा 12 महीना, ये होगा 12 महीना, ये होगा 12 महीना, 36। और अगस्त से लेकर आप वो गिन लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने होते हैं। 1 अगस्त ही है ना। तो कितने महीने होते हैं 44 मंथ होते हैं। अब बताओ इसका जो ब्याज होगा यहां पर मिलेगी कि नहीं, डिडक्शन प्रीवियस ईयर में मिलेगी, क्योंकि वो 5 साल खत्म नहीं हुए अभी। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12 अपॉन 100 इंटू 44 डिवाइड बाई 12 इंटू 1/5। $5,280 ये टोटल आया, प्लस 7,200 करो तो कितना 12,480। $33,600 माइनस 10,180, पहले वाले का आएगा 23,520, इसका आएगा 120। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है 23,640। तो देखो इनकम टैक्स पढ़ना मतलब चेस खेलने के बराबर है। मतलब जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, आप उसके पीछे 50 रूल रहते हैं। हर चीज को अपने को ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अच्छा अब मैं आपसे एक रूल पूछ रहा हूं, बताना को ओनर्स वाला। को ओनर्स, को ओनर्स के केस में क्या करते हैं, केस नंबर 4। हाँ को ओनर्स, हाँ मैं 2 मिनट क्वेश्चन ला रहा हूं को ओनर्स वाला। हाँ और
चलो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, को ओनर्स वाला। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं करने के, अभी तो शुरुआत है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14, इसको 15 कर लो। एक बार पढ़ो, ये भी एक साल पुराना क्वेश्चन है, तो सारी चीजें अपन एक साल पहले की इसके हिसाब से कंसीडर करेंगे। जैसे आप बताए थे वैसे नहीं देते। तो 4 लाख से 6 यूनिट में डिवाइड होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मैं। इसमें भी बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है। X, Y, Z are three friends owing equally a house property consisting of 6 identical units. तीन दोस्त है X, Y, Z, उनकी ओनरशिप है एक ही मकान पर, है ना, और उस मकान में 6 आइडेंटिकल यूनिट है, मतलब 6 यूनिट से अलग अलग। One unit is self-occupied by each one of them for their residence, and the remaining 3 units are let out on a monthly rent of 6,000 per unit. मेरे को इतना ही सोच के ना मेरे दिमाग में फोटो बन गया। एक मकान होगा बड़ा सा, उस मकान में 6 आइडेंटिकल यूनिट्स होंगे। ठीक है, X, Y, Z। अब ये वाला को X ने क्या करके रखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, Y ने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है, Z ने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखा है, और इसको इसने लेट आउट और लेट आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, लेट आउट कितने में करके रखा है, 6,000 पर मंथ। यहां तक कोई दिक्कत? जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसके बेस पे मैंने एक डायग्राम बना दिया। आगे, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख, ये पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख है। तो जो भी चीजें डिवाइड होंगी 6 पार्ट में डिवाइड होंगी। ठीक है, एंड द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अमाउंटेड टू ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर। म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का कितना पे हुआ है, 80,000 का पेमेंट हुआ है। द अदर एक्सपेंसेस वर एज अंडर, कलेक्शन चार्जेस डिडक्शन मिलेगी नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मिलेगी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हाउस इन 1998, मतलब अदर केस में चला गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 31, इसकी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन देखेंगे लिमिट वाला भी कुछ लफड़ा रहेगा यहां पे। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 3 months ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर में एक यूनिट जो था वो क्या था, 3 महीने के लिए खाली पड़ा था। अब वो X का था, Y का था, Z का नहीं बोल रहे। अब सभी बराबर है, सभी एक ही बराबर के रेंट में दिए हुए, तो अपन मान लेते हैं X का
क्या था? वैकेंट फॉर 3 मंथ। वैकेंट फॉर 3 मंथ। Mr. Y could not occupy his unit for 8 months as he was transferred to some other city. मिस्टर वाई जो है 8 महीनों के लिए मकान को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या था, बाहर हो चला गया था। तो मतलब ये वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड ही कहलाएगा। 8 महीने के लिए बाहर चला गया तो क्या हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड ही था। द अदर टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 90,000, 1 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड की अदर इनकम मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी दी हुई है। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 3 फ्रेंड्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलो बनाते हैं। मैं बताया था जब कोर्नर्स वाला आपको रूल बता रहा था केस 4। लिमिट भी सबको अलग अलग मिली। हाँ, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है तो अदर में 30 की मिलती है और स्पेशल केस में 2 लाख की मिलती है। तो यहां पर 1998 में लिया है तो मतलब अदर केस है ये, है ना। तो अदर केस में 30 की मिलती है तो को-ओनर वाइज अगर बोलोगे 30-30-30 तो 90,000 की लिमिट हो जाएगी और लेट आउट पोर्शन के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, अब उसके बाद जब मैं बताया था को-ओनर का कैलकुलेशन करोगे तो अभी अलग अलग इंडिविजुअली मत देखो, इस पूरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और इस पूरे को लेट आउट मान के चलो। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉलम कितने बनेंगे, 2, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एक लेट आउट वाला। चलो बनाते, बाद में डिवाइड कर देंगे। क्या हो रहा है? टोटल सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन। पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन था 4 लाख। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में नहीं लेंगे, लेट आउट में कितना ले लें? नहीं भाई, जब हम इसको मान रहे तो ये 50% होगा और ये 50% होगा कि नहीं, ऐसा लेंगे। ठीक है, उसके बाद फेयर रेंट 6,000 पर मंथ के हिसाब से किराए में दिया है, तो 6,000 पर मंथ में ही दिया है तो इसका तो लेंगे नहीं। इसका कितना लेंगे? 2,16,000 आएगा। whichever is higher। अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में था क्या? नहीं था, तो सीधा अब एक्चुअल रेंट। एक चीज समझना, यहां पे थोड़ा सा मैथ्स लगा रहा हूं मैं। फेयर रेंट 2,16,000 आया, कैसे आया? 6,000 एक मकान का था, इंटू 3 मकान इंटू 12 मंथ की। ये समझ में आया? अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो कोई गलत, या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं 6,000 इंटू 36 तो कोई गलत? सही है, मैथ्स ही तो है। मतलब इन दोनों को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करके 36 दिखा रहा हूं, उसके पीछे कारण है। तो यहां पर मैं ऐसा लिख रहा हूं 6,000 इंटू 36 मंथ, 12 12 12 तीनों का जोड़ दिया मैंने। समझ में आया? अब एक्चुअल रेंट जो लेंगे ना, अब कितना लेंगे मालूम है? 6,000 इंटू 33 मंथ। ये इसलिए किया क्योंकि केस 2 लग रहा है एक्स वाले हिस्से में, तो 3 महीने का किराया नहीं मिला, तो प्रोपोर्शनेट कंपैरिजन करने के लिए हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो लिखोगे 2,16,000, 1,98,000 आएगा। इसको एक्सपेक्टेड रेंट नाम देंगे।
अब जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये तो नील आएगा। अब यहाँ पर इस जो ये जो 2,16,000 है, ये कितने महीने का है? 36 महीने का। ये कितने महीने का? 33 महीने का। तो जब बराबर आ जाता है तो छोटा ही वाला नीचे लेते हैं, तो 198,000 ही नीचे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कराया हूं मैं। माइनस म्युनिसिपल टैक्स, पूरे मकान का 80,000 है और पेड भी लिखा है ना, पेड 80,000 है, तो यहां पर कितना ले लूं मैं? 40। तो एनुअल वैल्यू है कितना आएगा? 158,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 47,400 ये माइनस कर लो। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? हाँ, 1,30,000 है। अब 1,30,000 है, अच्छी बात है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब 1,30,000 पूरे मकान का है, तो यहां पर मैं कितना लू? 65,000, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लिमिट कितनी काम करेगी? 90,000 काम करेगी 30,000 करके। अगर मान लो ध्यान नहीं दोगे तो आप यहां पर कितना लेके आ जाओगे? 30,000 ले लोगे, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 65,000 की पूरे की डिडक्शन मिलेगी। हाँ हाँ, अब कितना आएगा बोलो? इनकम फ्रॉम 65,000 इधर आएगा, 45,600 आया, और माइनस करोगे कितना? 19,400 आया, लॉस आया ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है। क्या पूछा है? एक तो बोल रहा है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल कर बताओ, है ना, अलग अलग निकाल दिए। अभी अलग अलग नहीं है, अभी अलग अलग करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे इसको। हाँ, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी निकालने बोल रहा है, और इनकी अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है? 90, 1,00,000 और 1,20,000। चलो, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम XYZ। सबसे पहले यहां पर लेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं क्या बताया था? लॉस अगर लिख रहे हो तो फिर वहां पर क्या लिखोगे? पॉजिटिव। अपने को तो उसको निगेटिव में लेके चलना है ना, यहां लिखोगे तो 19,400 इन 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, इक्वल। ये आएगा 6,467 6,467 6,467, राउंड फिगर में मैंने ऐसा कर लिया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है? 90,000, 1,00,000 और 1,20,000। ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। कितना आएगा? 8,3,533 9,3,533, ये आ गया।
ठीक है, ये आंसर है। तो को ओनर्स वाले केस में ऐसा करना है, पहले कैलकुलेशन करना है एक मकान मान के, उसके बाद फिर अपन उसको स्प्लिट कर देंगे उनके रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में बराबर बराबर सारी चीजें थी, इसलिए बराबर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सभी चीजों को। हाँ, तब अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अभी तक की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए। अब मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम आगे और नए वैरायटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है।